उसको नोवेला भी कह सकते हैं। तो इन 5 कहानियों के आधार पर मैं अपनी बात 5 मिनट में रखने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ। पहली कहानी है गांधारी पर्व। मैं एक उनके कथन से अगर अपने बातचीत को शुरू करूं तो वो इस गांधारी पर्व जो उनकी बड़ी कहानी है वो उसमें लिखती हैं कि आज मैं गांधारी बन गई हूँ, मैंने अपने 100 बेटे खो दिए। पता है रिकू, आज ये एहसास हो रहा है मानो महाभारत अधूरा है, क्योंकि गांधारी पर्व नहीं लिखा गया। जननी की बात, जाया की बात, दुहिता की बात, भगनी की बात तो लिखी ही नहीं गई। हमारी बात किसी ने नहीं लिखी, किसी ने भी नहीं। तो ये जननी, जाया और जो दुहिता और भगनी की बात है, मैं अगर उनका ये वक्तव्य, उनके चरित्रों के जरिए इस कथन को अगर मैं उनका आधार कथन मानूं तो मैं ये कहूंगी कि महाश्वेता देवी का जो संपूर्ण लेखन है वो जो नहीं लिखा गया है, जिसके बारे में नहीं लिखा गया है, उसी के बारे में उनका लेखन है। आप इसको, इस जननी, जाया, दुहिता, भगनी को विस्तार दे सकते हैं। आप उसको आदिवासी और मजलूम और गरीब तक ले जा सकते हैं। तो ये मैं उनके लेखन का आधार वक्तव्य मानकर अपनी बात कह रही हूँ। मैंने इन जब 5 कहानियों को पढ़ा और मुझे पढ़ते हुए ये लगा कि महाश्वेता देवी को पढ़ते समय आप एक पूरा ऐतिहासिक व्यक्तित्व उनका हमारे सामने खुलता है। वो सिर्फ स्त्री पर लिखती हैं तो सिर्फ स्त्री संवेदना की बात नहीं करती, बल्कि उसकी ऐतिहासिकता में जाती हैं। वो आदिवासियों पर लिखती हैं तो सिर्फ आदिवासियों पर नहीं लिखती, बल्कि उसकी ऐतिहासिकता और उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाती हैं। तो इस तरह से जो भी पृष्ठभूमि है उस समय की, उनके कारणों की वो अपने लेखन के जरिए पड़ताल भी करती हैं। कई बार वो कहानी में आपको दिखाई देगा, कई बार वो कहानी के पीछे से आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। जैसे जब गांधारी पर्व में पढ़ रही थी तो मेरे लिए छोटी छोटी कई मुश्किलें खड़ी हो रही थी। मैं खुद जो एक अपने को मानती हूँ कि मैं एक लेफ्ट की राजनीति करती हूँ, उसके साहित्य की राजनीति करती हूँ, उसकी विचारधारा में अपनी एक तरह से आस्था कह लें आप, उसमें अपनी सहमति कर लें, मैं रखती हूँ। लेकिन महाश्वेता देवी ने इस कहानी को जैसे लिखा है या जैसे उनके पात्र इस कहानी को देखते हैं, काफी वो क्रिटिकल स्थिति है, काफी आलोचनात्मक है महाश्वेता देवी इस कहानी में। इसकी जो मुख्य पात्र है नीलिमा, वो उसके एक बेटे की मृत्यु हो गई है। दरअसल उसके 2 बेटे थे। नीलिमा के दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। उनके बड़े बेटे जो रिकू है, उसकी मृत्यु उसी नक्सलवादी मूवमेंट के कारण होती है। वो उसमें शामिल हो जाता है और एक दिन वो पुलिस द्वारा मारा जाता है। दूसरा बेटा जो है, जो कि एक सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन जीता है, लेकिन वो हार्ट अटैक से मरता है। तो दूसरे बेटे की मृत्यु के बाद ही सारा संवाद है इस कहानी में, जिसमें वो अपने बड़े बेटे को याद करती हैं जो नक्सलवादी मूवमेंट के जरिए उसमें शामिल होने के लिए मारा गया है। काफी तीखी आलोचना भी करती हैं और वो कहती हैं कि वो आलोचना कई बार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करती हैं और कई बार उसका जो कारण निजी अनुभव या निजी जीवन होता है। उनके पति वो भी एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उस विचार से एस्टेब्लिशमेंट की ओर जाते हैं और उनके बेटे के बीच में एक मौन असहमति व्यक्त होती है। नीलिमा अपने पति की बात करती हैं, उनके ससुर की डेथ में बहुत सारा धार्मिक आडंबर होता है, तो वो कहती हैं कि जिस तरह के हमारे देश की हालात है और जितना पैसा इस धार्मिक आडंबर में, कर्मकांड में खर्च हो रहा है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है भारत जैसे देश के लिए। वो ये भी कहती हैं कि उनकी जो एक बड़े बेटी की प्रेमिका कह लें या उसकी दोस्त कह लें या उस पूरे मूवमेंट में उसकी जो सहयोगी साथी दिया है, जो उसका सहयोग करती है, वो कहती है, वो बताती है नीलिमा के बारे में कि नीलिमा कैसे एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थी, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे एक औरत के रूप में रिड्यूस होती जाती हैं।
उनके पति एक स्थापित कम्युनिस्ट नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे एक घरेलू औरत बन जाती हैं कि जो औरत छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, जो औरत तमाम मोर्चों पर सक्रिय थी, वो कैसे एक शादी होने के बाद या पूरे स्ट्रक्चर में कैसे एक औरत के रूप में रिड्यूस हो जाती है। तो ये कहती हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी औरतों को वो जो प्राथमिक श्रम और द्वितीय श्रम का विभाजन है, जो आधार और अधिरचना का विभाजन है, कैसे औरत के श्रम को उस अधिरचना वाले श्रम के हिस्से में डाल दिया जाता है और उसके श्रम के मूल्य को का किसी तरह से रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता। तो इस लिहाज से इस कहानी में उसका काफी तीखी आलोचना करती हैं और अंततः उनकी एक पात्र यहाँ तक कहती है कि मैं नहीं समझ सकती कि ये जो लोग हैं जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, ये किसी गरीब की मुक्ति के लिए काम करते हैं। मैं उस कोट को भी पढ़ना चाहूंगी। ऐसी ही छोटी छोटी बातें मन में गहरी लकीर खींच गई ऋतु। अपने आचार व्यवहार, जबान और दिनचर्या सामंजस्य रखकर चलना कितना मुश्किल है, वह तो आजकल के कम्युनिस्ट लोगों को देखकर ही समझ में आ जाता है। वे चाहे जिस भी दल में शामिल हों, उनके जीवन में कम्युनिस्ट शब्द भी जुड़ा होता है। नेताओं की चाल चलन में उद्धत हरकतें अंग्रेज जमाने के छोटे लाट साहब जैसी, नेत्रियां भी ज्यादातर ऐसी ही होती हैं। ये तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां और कुछ भले हों, गरीबों की पार्टी नहीं है। तो मुझे काफी धक्का लगा और निजी स्तर पर मुझे लगा कि शायद जब महाश्वेता देवी के पात्र कह रहे हैं तो किन्हीं स्तरों पर क्या ये सच्चाई है, इसकी पड़ताल भी एक स्त्री के रूप में करना चाहिए। तो एक ये आलोचनात्मक कहानी और इसके जरिए वो उस समय की राजनीति की कैसे इमरजेंसी है, कैसे कांग्रेस का पूरा सप्रेशन है, उन सारे राजनीतिक संदर्भों की इस कहानी में वो बात करती हैं। दूसरी कहानी उनकी है वेदना वाला की आत्मकथा, जो एक वेश्या की बेटी है और उस वेश्या का जो ब्याह है एक जागीरदार कह लें या सामंत कह लें, उस घराने में होती है। घराने में होती क्या है कि पूरा स्वदेशी का मूवमेंट चल रहा है और वो वेश्याएं भी अपना योगदान उसमें दे रही हैं, उस आंदोलन में किसी तरह से शरीक हो रही हैं और अपने धन पैसे भी दे रही हैं। और उस पूरे परिदृश्य में, उस पूरे माहौल में वेश्यावृत्ति को खत्म करने की एक जो बात हो रही है, ये सारा संदर्भ उसमें चल रहा है। तो एक जागीरदार की नजर उस लड़की पर पड़ती है और उसकी माँ से कहता है, वो शादी के लिए प्रस्ताव देता है, शादी कर लेता है। तो जो उसकी बेटी है वो अपनी माँ और पापा के बारे में इसमें लिखती है। तो पूरी जो बात है कि कैसे माँ कितनी खूबसूरत है और माँ के साथ क्या हुआ और कैसी वेश्याओं के साथ क्या होता है। मैं एक प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हो रहा था कि ये जो उस समय के सामंत हैं या जागीरदार हैं, जो भी लोग हैं, क्या वो इतने ही सज्जन हुआ करते थे? क्या उनका कोई दूसरा पक्ष भी था? मेरे दिमाग में ये प्रश्न पैदा हो रहे थे कि मैं यहाँ महाश्वेता देवी को थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगी, लेकिन फिर दूसरी रचनाएं मेरे दिमाग में आई, जैसे अग्निगर्भा की बात हुई, उसमें जिस तरह से अंत में उसकी हत्या की जाती है। तो मुझे लगा कि कई तरह के चरित्र हमारे समाज में होते हैं। हो सकता है कि उस समय में ऐसे भी चरित्र रहे हों जिनके मन में करुणा रही हो, जिनके मन में दया रही हो, जिनमें संवेदनशीलता रही हो, और वो उस पूरे स्वदेशी मूवमेंट में सक्रिय भी है और मदद भी कर रहा। लेकिन मुझे एक बात लगी कि बात करते हुए वो जो स्वदेशी के भीतर का अंतर्विरोध है, वो जो सुधारवादी आंदोलन के भीतर का अंतर्विरोध है, महाश्वेता देवी वहाँ उंगली नहीं रखती हैं। उसको किसी कहानी के जरिए या किसी पात्र के जरिए, कथन के जरिए वो बात नहीं आती है कि वो जो सुधारवादी या स्वदेशी मूवमेंट था, उसने क्या नुकसान किया भारत का और उसकी खामियां क्या थी। तो मुझे एक बात यहाँ पे लगी कि मुझे कहनी चाहिए। इसी तरह की दूसरी कहानी उनकी है छलनी कड़ाही चिमटा कलछी, जो उसमें भी एक इसी तरह का जागीरदार है जो जिनका बहुत बड़ा कुनबा है और जो काफी एक लिबरल व्यक्ति है, जो अपने उस जमाने के लिहाज से देखा जाए तो
काफी आगे बढ़ा हुआ चेतना में व्यक्ति है, जो अपनी पत्नी को, बच्चों को एक 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 ठीक ठाक माहौल देता है और अपने घर में एक गरीब लड़की को रखता है। और वो लड़की जो है, उसकी बेटी ये आत्मकथा लिख रही है, लेकिन वो सवाल उठाती है कि क्या महिलाओं की मुक्ति फिर भी संभव है। तो इसकी एक आखिरी कहानी जो बहुत इंडिविजुअल स्तर की है, मन ही मन, कि इसकी एक नायिका है विजया। एक औरत की पूरी जिंदगी कैसे इस पूरे पितृसत्तात्मक समाज में खप जाती है, बच्चे पालने में खप जाती है, और उसकी जो भी लालसाएं छोटी बड़ी होती हैं, कैसे उसके भीतर ही दम तोड़ देती हैं। ये बहुत सुंदर मुझे कहानी लगी कि दो महिलाएं हैं, वो उम्र के एक पड़ाव पर तय करती हैं कि वो कहीं घूमने जाएंगी, वो नैनीताल जाएंगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन विजया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो नहीं जा पाती है। तो इस तरीके से विजया की कहानी चलती है इसमें। और मैंने ये सोचा कि कैसे पितृसत्ता तो जहां भी है वो अपना कारगर तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो भारतीय पितृसत्ता है वो पूरा परेशानी का एक पैकेज है। तो इसमें जो विजया है, जिसका पति शादी के 5-6 साल बाद वो कहीं गायब हो जाता है, और उसकी बेटी है, बेटी भी कैसे अपने माँ के जीवन में परेशानी खड़ी करती है। वो उसको लगता है कि वो किशोर हो रही है, उसको लगता है कि उसकी दोस्तों के पास तो बहुत पैसे हैं, उसके माँ बाप उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और मेरी माँ है कि मुझे हर बात पे टोकती रहती है, पढ़ाई करने के लिए कहती रहती है। इससे एक अकेली माँ जो अपनी बच्ची को पाल रही है, जिसको संपत्ति से ससुराल वालों ने भी बेदखल कर दिया, वो इतनी स्वाभिमानी है कि अपने मायके से मदद नहीं लेना चाहती। और जिस तरह का उसका संघर्षपूर्ण जीवन है, महाश्वेता देवी ने उसको बहुत ही संवेदनशीलता से इस कहानी को लिखा है। और सच में ये कहानी पढ़ने लायक है। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।